हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेस में। बच्चों, जैसा पता है आपको कि हमने क्लास 10th में चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है धातु और अधातु। तो उस चैप्टर में हमने इससे पहले 3 क्लास ले ली है आपकी। आज ही आपकी चौथी क्लास है। चौथी क्लास में हम आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अब तक मैंने आपको धातु अधातु के बारे में पढ़ा दिया था। अब ये आपकी 4th क्लास है। इस क्लास में हम देखेंगे कि मेटलर्जी यानी कि धातु का निष्कर्षण किस तरह से किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था, आप याद कीजिए। सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ आपको। जो जितने भी आपके खनिज और अयस्क होते हैं उनके अंदर जो अशुद्धियाँ मिलती हैं उन अशुद्धियों को बोलते हैं गैंग या अधात्री या मैट्रिक्स। अब किसी भी धात्विक अयस्क से धातु की प्राप्ति करने के लिए एक प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ता है, एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। अब वो प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले हम यूज करते हैं पहला नंबर अयस्क का समृद्धिकरण या सांद्रीकरण। इसमें क्या होता है, जो अयस्क होता है आपका उसके अंदर से गैंग या मैट्रिक्स या अशुद्धि को दूर कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं अयस्क का सांद्रीकरण। उसके बाद दूसरा सांद्रित अयस्क से धातु की प्राप्ति। जो सांद्रित अयस्क हमने लिया है उससे धातु को प्राप्त करेंगे। और तीसरा अशुद्ध से शुद्ध धातु की परिष्करण द्वारा प्राप्ति, हम ये देखेंगे आगे। अब देखेंगे इनको हमने सक्रियता श्रेणी के आधार पर धातु को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक वे धातु जो बहुत ज़्यादा सक्रिय होती हैं जैसे सोडियम और पोटेशियम। एक वो धातु जो मध्यम क्रियाशील होती हैं जैसे आयरन, जैसे हमने क्या देखा था, आयरन और जिंक। और एक ऐसी धातु जो बहुत कम क्रियाशील होती है जैसे कॉपर, चांदी, सोना। तो इन तीनों को अलग अलग तरह से निष्कर्षण इनका किया जाएगा अयस्क से। किस तरह से किया जाएगा? तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा होगा वो सबसे पहले हम देखेंगे सक्रियता श्रेणी में निचली धातु का निष्कर्षण। निचली धातु का मतलब जिनकी क्रियाशीलता कम है, जैसे कॉपर, अब मैंने यहाँ दिखाया था कॉपर, Au, Ag, इनका सांद्रण, इनका निष्कर्षण आप कैसे करते हैं? तो जो कम क्रियाशील होती है वो मुक्त अवस्था में मिल जाएगी, अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के रूप में भी वो मिल जाती है। ठीक है, तो इनका निष्कर्षण कैसे करेंगे ये हमें याद रखना है। सबसे पहले अयस्क को वायु में गर्म करके, तो जो अयस्क होगा उसको सबसे पहले वायु में क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। अब वायु में गर्म कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे जैसे सिनेबार से मरकरी की प्राप्ति। तो आपको याद रखना है जो सिनेबार होता है इसका सूत्र होता है Hgs। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिनेबार का सूत्र होता है Hgs। और ये किसका अयस्क है? तो ये अयस्क है मरकरी का। आपको इसमें दिख रहा होगा Hg आ रहा है, तो ये मरकरी का एक अयस्क है जिसका नाम है सिनेबार। तो सिनेबार से मरकरी कैसे प्राप्त की जाती है ये हमें देखना है। तो आपके पास देखिए सबसे पहले जो सल्फाइड होता है, आप देखिए यहाँ सिनेबार का सूत्र होता है Hgs। उसको आप गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म। ये गर्म करने का सिंबल है। तो जैसे ही आप इसको गर्म करेंगे तो ये सल्फाइड अशुद्धि ऑक्साइड अशुद्धि में परिवर्तित हो जाएगी। सल्फाइड अशुद्धि किस में परिवर्तित हो जाएगी? ऑक्साइड में। अब जब इसको आप और गर्म करोगे तो और गर्म करने पर आपको Hg धातु मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? Hg धातु। और जब आप इसको और गर्म करोगे बहुत ज़्यादा शुद्धता के रूप में आपको Hg धातु मिल जाएगी। तो मैंने अब तो क्या पढ़ाया मैंने आपको ये पढ़ाया, सबसे पहले आप जिन धातु की क्रियाशीलता कम होती है वो जो सल्फाइड के रूप में मिलती है जैसे सिनेबार, तो उससे आप कैसे प्राप्त करोगे Hg यानी कि मरकरी। तो इसका आंसर है कि जो सिनेबार होता है वो सल्फाइड अयस्क होता है, तो उसको हम गर्म करेंगे सर। जैसे ही आप उसको गर्म करोगे तो वो ऑक्साइड में बदल जाएगा। तो मरकरी का क्या बन जाए, Hg का क्या बन जाएगा? ऑक्साइड। और गर्म करोगे आपको धातु मिल जाएगी। अब इस धातु में भी कुछ ना कुछ अशुद्धि होती है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं? प्योर कर लेते हैं। इसको बोलते हैं परिशुद्ध Hg। तो सिनेबार यानी कि सल्फाइड अयस्क से परिशुद्ध धातु हम इस तरह से प्राप्त करते हैं। अब देखते हैं कॉपर। कॉपर किस तरह से मिलता है? देखिए आप यहाँ इसमें टेबल में कॉपर किसके फॉर्म में मिला? सल्फाइड। तो ये क्या है? क्यूप्रस सल्फाइड। ऑक्सीजन से इसकी अभिक्रिया कराई। यहाँ पर हमने क्या किया था? अयस्क को वायु में गर्म कर रहे हैं, तो इसमें वायु की अभिक्रिया कराई। तो गर्म करने पर
ये ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, पहले किस में कन्वर्ट होगा, ऑक्साइड में, और कौन सी गैस निकल जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये जो ऑक्साइड बना है इसका, इसमें हमने और कॉपर सल्फाइड मिलाया। कॉपर सल्फाइड किसका अयस्क होता है, कॉपर का। जैसे ही मिलाया, गर्म किया, तो कॉपर हमें शुद्ध रूप में मिल गई और सल्फर डाइऑक्साइड निकल गई। तो यहाँ से हमने ये सीखा कि जिन धातुओं की क्रियाशीलता कम है और जो वो अपने सल्फाइड अयस्क में पाई जा रही है, तो उसको पहले गर्म करेंगे। गर्म करने पर वो ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित हो जाएगी, और जब ऑक्साइड अयस्क को गर्म करेंगे तो उससे आपको धातु की प्राप्ति हो जाएगी। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, सक्रियता श्रेणी के जो बीच में तत्व आ रहे हैं, मध्य में जो तत्व आ रहे हैं, उसका निष्कर्षण, जैसे Fe हो गया आपका, जिंक हो गया आपका, इनका निष्कर्षण हम कैसे करते हैं। तो धातु को ऑक्साइड अयस्क से प्राप्त करना दुर्लभ होता है, इसलिए हमने वहाँ ऊपर पढ़ा था सल्फाइड से हम ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, ऑक्साइड से धातु में। तो धातु जो होती हैं उनको ऑक्साइड अयस्क से प्राप्त करना क्या होता है, आसान होता है, इसलिए हमने वहाँ पर उनको क्या किया, उनको सल्फाइड से ऑक्साइड में कन्वर्ट किया। इसी कारणवश सल्फाइड एवं कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि किसी भी धातु का अगर आपको निष्कर्षण करना है तो सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क के कंपेयर में उसको ऑक्साइड से पृथक करना आसान होता है, इसलिए हम उनको गर्म करके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। जिसमें O आ रहा है ऑक्साइड, जिसमें S आ रहा है सल्फाइड, और जिसमें CO3 आ रहा है वो कार्बोनेट। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, जिसमें O आ रहा है वो कैसा अयस्क है, ऑक्साइड, जिसमें S आ रहा है वो कैसा है, सल्फाइड, और जिसमें CO2 आ रहा है, 3 आ रहा है, वो कैसा है, कार्बोनेट अयस्क है। यहाँ से आप पहचान कर सकते हो। जैसे इसमें S आ रहा है तो सल्फाइड अयस्क, इसमें O आ रहा है ऑक्साइड अयस्क। जैसे अब देखिए ZNS, अगर ZNS किसका एक अयस्क है, जिंक का, ठीक है। तो जिंक को आपने क्या किया कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा के गर्म किया, तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड मिला और सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब सल्फाइड अयस्क ऑक्साइड अयस्क में बदल गया, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं भर्जन। क्या बोलते हैं, भर्जन। अब अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करना, इसमें तो हमने भरपूर वायु इसको दी है, इसमें हम सीमित वायु देंगे जिंक कार्बोनेट को, तो ये जिंक ऑक्साइड में बदल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। इस प्रक्रिया को निस्तापन बोलते हैं। समझो, भर्जन और निस्तापन की आपसे परिभाषा पूछ सकता है वो। भर्जन का मतलब है कि आप सांद्रित अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, और निस्तापन का मतलब है कि आप सांद्रित अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। तो निस्तापन में क्या होता, भर्जन में क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की क्या होती है, उपस्थिति, और निस्तापन में ऑक्सीजन की सीमित मात्रा होती है, ऑक्सीजन की सीमित मात्रा होती है। कैसी मात्रा होती है, सीमित मात्रा आपके पास होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया तो ये सल्फाइड अयस्क ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित हो गया, और जब आपने क्या काम किया, ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में गर्म किया, तो कार्बोनेट अयस्क भी ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित हो गया। हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि धातु को सल्फाइड और कार्बोनेट की अपेक्षा ऑक्साइड अयस्क से पृथक करना आसान होता है, ठीक है। तो ऊपर वाला प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है भर्जन कहलाती है, और नीचे वाला प्रोसेस निस्तापन कहलाता है। अब धातु ऑक्साइड का क्या करते हैं, अपचयन। जो धातु का ऑक्साइड है उसका अपचयन करने के लिए कैसे करते हैं, सबसे पहला, जैसे जिंक ऑक्साइड है आपका, कोयला प्रयोग करके अपचय कारक के रूप में कोयला, देखो कोयला का प्रयोग कैसे करते हैं अपचयन करने के लिए। तो जिंक ऑक्साइड है, इसकी अभिक्रिया कार्बन से करेंगे, कोयले से करेंगे, गर्म करने पर जिंक धातु मिल जाएगी और सी के साथ O चला जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग से मिल जाएगी। तो इस तरह से आपको शुद्ध धातु मिल गई जिंक। उसके बाद विस्थापन अभिक्रिया करके अधिक क्रियाशील धातु जैसे कैल्शियम, सोडियम, एल्यूमिनियम का प्रयोग कम क्रियाशील धातु को उनके यौगिकों से विस्थापित करने में किया जाता है। समझो, जैसे आपके पास MnO2 है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है,
ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड है, इसकी अभिक्रिया 4Al, एल्यूमिनियम से कराई, गर्म किया तो मैग्नीज मिला, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और कुछ ऊष्मा निकलेगी। Fe2O3 है, इसकी अभिक्रिया एल्यूमिनियम से कराई तो Fe मिला और एल्यूमिनियम ऑक्साइड और कुछ ऊष्मा। यहाँ समझो उसने क्या कहा, विस्थापन अभिक्रिया करके, मतलब आप धातु का अपचयन कर रहे हैं। पहला है कोयला प्रयोग करके, दूसरा विस्थापन अभिक्रिया करके। तो ऑक्सीकरण किया तो क्या मिल गई आपको, धातु ये मिल गई। उपरोक्त अभिक्रिया में लोहा गलित रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो लोहा मिला है वो कैसा मिला है, गलित अवस्था में। कैसा मिला है, गलित अवस्था में, जिसका उपयोग रेल की टूटी हुई पटरियों को जोड़ने में होता है। तो जो लोहा मिलता है वो गली हुई फॉर्म में मिलता है, इसका प्रयोग जो रेल की टूटी हुई पटरियां हैं उनको जोड़ने में किया जाता है। नेक्स्ट, इस प्रक्रम को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं, ये आप याद रख सकते हैं। अब तीसरा आपके पास आया कि सक्रियता श्रेणी के शीर्ष में उपस्थित धातुओं का निष्कर्षण, यानी कि जिसकी सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर होता है, जिसकी क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होती है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, उसका निष्कर्षण हम कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ देखेंगे इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। मतलब ये एक तरफ कार्बन होगा और एक तरफ ऑक्सीजन होगा, तो ये ऑक्सीजन की तरफ चली जाएंगी। किसकी तरफ चली जाएंगी, ऑक्सीजन की तरफ। इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन के द्वारा प्राप्त करते हैं। किसके द्वारा प्राप्त करते हैं, विद्युत अपघटनी अपचयन के द्वारा। सोडियम को उसके गलित क्लोराइड के विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त करते हैं। जैसे सोडियम को हमने लिया नमक NaCl, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की तो Na आयन में अलग मिल गया, Cl अलग मिल गया, तो Na क्या है आपके पास, एक धातु है, तो NaCl से आपने Na को प्राप्त कर लिया। विलयन अथवा गलित अवस्था में विद्युत प्रवाह में के पश्चात कैथोड ऋणावेशित, कैथोड किसको बोलते हैं, ऋणावेशित को, जैसे सोडियम है Na+, उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या बन गया, सोडियम थी, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या बन गया, सोडियम आयन से सोडियम तत्व बन गया। और क्लोरीन में आपने देखा कि क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो क्लोरीन तत्व बन गया 2 इलेक्ट्रॉन निकालकर। तो कैथोड पर आपको क्या मिलेगा, सोडियम, और एनोड पर क्या मिलेगा आपको, क्लोरीन। अब बात करते हैं धातुओं का परिष्करण। क्या मतलब होता है धातुओं का परिष्करण का, ये हम देखते हैं। अब तक आपको जो धातु मिली है उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियां हैं, तो प्राप्त धातुओं की अशुद्धियां या अपद्रव्य को वैद्युत अपघटनी परिष्करण द्वारा हटाया जा सकता है। तो अब तक जो आपको ये धातु मिल रही हैं, ये सोडियम मिला आपको, ठीक है, ये आपको Fe मिला आयरन, ये मैग्नीज मिला, ये जिंक मिला, इनमें कुछ ना कुछ मात्रा में अभी क्या है, अशुद्धियां हैं, तो उसको हम विद्युत अपघटनी परिष्करण द्वारा हटाते हैं। तो शुद्ध कॉपर को इसी विधि से प्राप्त किया जाता है। वैद्युत अपघटनी परिष्करण में क्या क्या होता है, एनोड, एक तो उसमें लेते हैं एनोड, एनोड में अशुद्ध कॉपर की छड़, जो एनोड होता है एनोड में लेते हैं अशुद्ध कॉपर धातु की छड़, और कैथोड में लेते हैं शुद्ध कॉपर धातु की छड़। तो एनोड पर क्या होता है, अशुद्ध कॉपर की छड़, यानी कि जो शुद्ध कॉपर है वो कहाँ मिलता है, कैथोड पर। ये आपको याद रखना है कि जो शुद्ध कॉपर है वो कहाँ पर मिलता है, कैथोड पर। विलयन, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के सूक्ष्म मात्रा में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिया जाता है विलयन के रूप में, किसमें, विद्युत अपघटनी विधि में। विद्युत प्रवाह करने के पश्चात एनोड में अशुद्ध धातु और कैथोड पर कैसी आ जाती है, शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से आपको क्या मिल जाता है, शुद्ध धातु मिल जाएगी, किस पर, कैथोड पर। ये इसका आपका डायग्राम है, ठीक है। तो जो कैथोड है, इस कैथोड पर आपको शुद्ध धातु कॉपर आपको मिल जाएगी इसके अंदर, ठीक है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, संचारण। संचारण आपने पहले चैप्टर में भी पढ़ ली, संचारण आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। संचारण में क्या होता है, जो धातु होती है अपने आसपास में, जो उसके आसपास में ऑक्सीजन, अम्ल और नमी युक्त वायु के संपर्क में आएगी तो वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, इसको बोलते हैं हम संचारण। तो धातुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आने पर संचारित का मतलब होता है नष्ट, धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। जैसे आपने देखा होगा लोहे का गेट है, लोहे के गेट पर जंग लगने लगता है, ठीक है, तो वो एक संचारण है। सिल्वर, देखो सिल्वर में जैसे मैंने आपको बताया, पहले लोहा पढ़ते हैं। आर्द्र वायु में लोहे पर भूरे रंग के पत्रकी पदार्थ की परत चढ़ जाती है,
जिसे जंग कहते हैं। वायु तथा आर्द्रता लोहे पर जंग लगने के लिए आवश्यक है। तो लोहे पर जो जंग लगता है वो जंग लगना संक्षारण कहलाता है, और उसके लिए वायु और वायु में मिली होनी चाहिए नमी, तब जाकर उस पर जंग लगती है। अगर कॉपर देखा जाए तो आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का क्षारीय कॉपर कार्बोनेट बनता है। तो कॉपर के ऊपर कौन सी परत चढ़ जाती है? हरी रंग की। कॉपर के ऊपर कौन सी चढ़ जाती है? हरे रंग की। और सिल्वर देखेंगे, सिल्वर में काली हो जाती है। तो ये सब क्या है? संक्षारण है। उसके बाद संक्षारण से सुरक्षा कैसे करी जाती है? तो लोहों को, जो लोहे होता है उसको जंग लगने से बचाने के लिए क्या कर देते हैं? उस पर पेंट कर देते हैं, या धातु पर तेल लगा देते हैं, या ग्रीस लगा देते हैं, या यशद लेपन। यशद लेपन में क्या होता है? जो आपके पास आयरन है उस पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। वो जो आयरन है, आयरन पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, उसको बोलते हैं यशद लेपन। क्रोमियम लेपन द्वारा या एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर बचाया जा सकता है। तो मिश्र धातु में हम 2 या 2 से ज़्यादा धातुओं को मिला देंगे। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली चढ़ाई जाती है। देखो अभी मैं आपको बताया कि लोहा और जो इस्पात होता है उसको जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। इसको यशद लेपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यशद लेपन। नेक्स्ट है मिश्र धातु। क्या है? मिश्र धातु। मिश्र धातु का मतलब है आपने 2 या 2 से ज़्यादा धातु ली, उनको क्या कर दिया? मिला दिया। क्या कर दिया? उनको मिला दिया। अब मिश्र धातु मिलाने से होता क्या है? घटक धातुओं की अपेक्षा मिश्र धातु में क्या क्या चीज ज्यादा होती है? मतलब जिस धातु से मिलाया, 2 धातु मिला दी, पहली धातु दूसरी धातु, तो क्या बन गई? मिश्र धातु। अब मिश्र धातु के जो गुण हैं वो क्या होते हैं? उसमें दृढ़ता ज्यादा होती है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल लूं, पीतल तांबा और जिंक से मिलकर बनता है। तांबा प्लस जिंक मीन्स पीतल कॉपर प्लस जिंक से मिलकर बनता है। तो अगर आप कॉपर या जिंक की दृढ़ता देखेंगे वो और पीतल की दृढ़ता देखेंगे तो पीतल की दृढ़ता ज़्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू कॉपर और जिंक के। और कठोरता, कठोरता भी किस में ज़्यादा होगी? पीतल में ज़्यादा होगी। और संक्षारण का प्रतिरोध, मतलब अगर हम खुली छोड़ दें तांबे और जिंक को और पीतल को तो सबसे ज़्यादा चांस होंगे तांबे और जिंक के अंदर संक्षारण के, पीतल के अंदर सबसे कम होंगे। उसकी अपेक्षा कम क्या होता है? गलनांक। जो मिश्र धातु बनी पीतल, उसका गलनांक कम होता है किसकी कंपेयर में? तांबे और जिंक की। और उनकी विद्युत चालकता भी क्या रह जाती है? कम रह जाती है। तो ये फायदा और नुकसान होता है। उसके बाद आपको एक टेबल मैं आपको दिखा रहा हूं। ये टेबल आपको देखनी है, याद रखनी है। देखिए स्क्रीन पर आपको एक टेबल दिखाई दे रही होगी। ये टेबल है मिश्र धातु की। किसकी टेबल है? मिश्र धातु की। जैसे सबसे पहले पीतल, पीतल को बोलते हैं ब्रास। क्या बोलते हैं? ब्रास। इसकी ट्रिक है याद कर रखने की, पीतल को क्या याद रखने की? पिताजी, पिताजी। पीतल, तांबा, और किससे मिलकर बनता है? जिंक। जिंक को जस्ता भी बोलते हैं। तो जो पीतल है किससे मिलकर बनता है? तांबा और जिंक से। तो आप यहां पर देखेंगे जो पीतल है उसमें तांबा यानी कि कॉपर कितना होता है? 60 से 80%। और जिंक कितना होता है? 40 से 20%। तो जब हम कॉपर और जिंक को मिला देंगे तो कॉपर और जिंक को गलित अवस्था में मिलाते हैं। मिलाने पर जो मिश्र धातु बनती है उसका नाम होता है पीतल। और पीतल आपने सुना होगा बर्तन बनाने में प्रयोग किया जाता है और पीतल के तार भी बनाए जाते हैं। दूसरा है आपके पास जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में 50% कॉपर होता है यानी कि आधा कॉपर होता है और आधे में जिंक और निकिल होंगे। तो जर्मन सिल्वर किस किस से मिलकर बनता है? कॉपर, जिंक और निकिल। जर्मन सिल्वर का प्रयोग बर्तन और मूर्ति बनाने में किया जाता है। तीसरा है गन मेटल। आपने सुना होगा जो बंदूक बनाई जाती है इसी मेटल की वो बनाई जाती है, ना लोहा होता ना चांदी। गन मेटल में 88% कॉपर होता है। सोचिए वो कॉपर की होती है। 2% जिंक और 10% टिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 10% टिन। तो इसका प्रयोग बंदूक और मशीन के निर्माण में किया जाता है। चौथा मैनल मेटल। मैनल मेटल का प्रयोग इसमें कॉपर 30% और निकिल लगभग 67%
और आयरन और मैग्नीज 3% होता है। इसका प्रयोग इंजन के पुर्जे निर्माण में किया जाता है। और कांसा जो होता है उसमें 75% कॉपर और 10 से 25% के आसपास टिन होता है। और कांसे के बर्तन होते हैं, मूर्ति होती है, और कांसे को मशीन निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। तो इस तरह से आपकी ये पूरी टेबल है जो आपकी मिश्र धातु की टेबल है। आप यहीं से याद रख सकते हैं, आपको इतने से पूछा जा सकता है। तो ये आपका टॉपिक था किसका, ये आपका चैप्टर था धातु और अधातु, और जो भी टॉपिक होंगे मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।